नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आपका अपना अंकित लेकर एक नई जानकारी। यह जानकारी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी किया गया था 3 तारीख को, यानी कि 3 मई के दिन यह जारी किया गया था। यह मुख्य रूप से जो फिजिकल एग्ज़ाम होने वाला है यूपीएसआई का, उसके संदर्भ में यह नोटिस जारी किया गया है और कुछ डिटेल्स बताई गई हैं उसके संदर्भ में। तो सबसे पहले मैं उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूं जिनका डीबीपीएसटी हो गया है और जिनका रिटन एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया है। और चूंकि वो बधाई के पात्र इसलिए भी हैं क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों ने इस फॉर्म को भरा था। कई सारे अभ्यर्थियों का सपना चूर चूर हो गया। सपना मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि यह उनके लिए अंतिम मौका था। मौके हमेशा रहते हैं। हो सकता है कि किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो, तो उस कमी को पहचानना है, उसे दूर करना है और आगे भविष्य के लिए बेहतर प्रयास करते हुए अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाना है और आने वाले मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। तो जिनका डीबीपीएसटी हो चुका है उनके लिए दौड़ की अब जो प्रक्रिया है वह कल से यानी कि 5 मई से प्रारंभ हो जाएगी। कुछ अभ्यर्थियों का सेकेंड शिफ्ट का जो है वह डीबीपीएसटी भी प्रारंभ होने वाला है, तो उनका भी दौड़ जल्दी ही करा लिया जाएगा। और जहाँ तक संभव है, अब कुछ जो अभ्यर्थी जो सेकेंड शिफ्ट में आने वाले हैं डीबीपीएसटी के बाद, हो सकता है कि उनका तुरंत 1 या 2 दिन के गैप पे ही उनका दौड़ करा लिया जाए, क्योंकि दौड़ की जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ हो गई है। अब चूंकि इसमें 3-4 दिन इसलिए समय लग गया, ये लगभग 28 तारीख को समाप्त हो गया था पहले फेज़ का जो डीबीपीएसटी था और लगभग 5 तारीख को फिर से शुरू किया जा रहा है, इसलिए इसमें समय लगा क्योंकि सभी चीज़ों को व्यवस्थित करना था। अब एक बार जब दौड़ के लिए सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी तो मुझे नहीं लगता है कि फिर सेकेंड फेज होने के बाद डीबीपीएसटी के ज़्यादा समय लेगी। बोर्ड उसके बाद तुरंत आप लोग का रनिंग करा देगी। तो उसी के संदर्भ में आज मैं आया हूं और ये जानकारी देना चाहता हूं। ये थोड़ा सा जानते हैं कि नोटिस में क्या बताया गया है, इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 मई को यह जारी किया गया था। इसमें लिखा गया है कि अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि दौड़ में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो अहर्कारी प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। तो आप लोग जानते ही हैं कि अब जिसका डीबीपीएसटी हो चुका है उसके बाद उन लोग का दौड़ होता है और पुरुषों का सामान्य रूप से 4.8 किलोमीटर की दौड़ होती है, जो कि उन्हें 28 मिनट में पूरी करनी होती है। इसका कोई अंक नहीं दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि यह हरकारी प्रकृति का, यानी कि यह बस क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आप 28 मिनट में दौड़ लेते हैं, बस आप क्वालिफाई हो जाएंगे अगले लेवल के लिए। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 16 मिनट में या फिर 18 मिनट या फिर 20 मिनट में दौड़ते हैं तो उसी हिसाब से आपको अंक नहीं मिलने वाले हैं। बस आप 28 मिनट में दौड़ पूरा करते हैं, आप आगे के लिए चयनित माने जाएंगे। वहीं महिलाओं की बात करें तो उनको जो दौड़ना है 2.4 किलोमीटर की दौड़ उन्हें पूरी करनी होगी, जो कि 16 मिनट में उन्हें पूरी करनी होगी। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी कि उनका अभ्यर्थन बाद के लिए रोक दिया जाएगा, वहीं पर उनका अभ्यर्थन समाप्त कर दिया जाएगा। फिर नीचे दिया गया है कि यह परीक्षा बोर्ड द्वारा गठित एक समिति द्वारा संपन्न कराई जाएगी, जिसका स्वरूप निम्नवत है। यानी कि एक प्रकार की समिति का गठन किया जाएगा विभिन्न स्तर पे, कई सारे उसमें अधिकारी मौजूद होंगे और जो इस आपकी जो दौड़ है उसको संपन्न कराएंगी। आइए देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन, यानी कि समिति में कौन कौन लोग होंगे। तो सबसे पहले तो जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक उप जिला अधिकारी, यानी कि जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके द्वारा एक उप जिला अधिकारी को, यानी कि डिप्टी कलेक्टर को इसमें रखा जाएगा। और साथ ही जनपद के मुख्य चिकित्सा द्वारा नाम निर्दिष्ट एक चिकित्सा अधिकारी, यहाँ पे एक चिकित्सा अधिकारी भी मौजूद होंगे। और फिर देखा जाए तो जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या फिर पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट एक पुलिस उप अधीक्षक, यानी कि डिप्टी एसपी इसमें मौजूद होंगे।
फिर नीचे कहा गया है कि जहां विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, वहां के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट उपयुक्त राजपात्रित अधिकारियों अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारियों जो पुलिस विभाग में निरीक्षक स्तर से निम्न नहीं होंगे को सदस्य के रूप में रखा जाएगा। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जो जैसे कि अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग होते हैं या फिर अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं, तो इनको ख्याल रखते हुए कि इनके साथ किसी प्रकार का गड़बड़ी ना होने पाए, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए भी वहाँ पे एक निरीक्षक स्तर के एक समिति के सदस्य के रूप में रखा जाएगा। फिर आगे देखते हैं तो गठित समिति द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किए जाने की अनुमति नहीं होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में सीसीटीवी कवरेज सहित मानकीकृत इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग उपकरण और पर्याप्त बैकअप के साथ बायोमेट्रिक का प्रयोग यथार्थता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं वेश परिवर्तन से बचने के लिए किया जाएगा। यानी कि इसमें साफ साफ कहा गया है कि वहाँ पे जो लोग मौजूद होंगे वह किसी प्रकार के घड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी कि वो अपने पास मौजूद घड़ी का प्रयोग करके आपको समय नहीं बताएंगे कि आपका समय हुआ है या नहीं हुआ है। वो आपके पास एक डिवाइस मौजूद होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब दौड़ होता है तो आपके पैरों में एक डिवाइस बांध दी जाती है जो घड़ी नुमा होती है, जो आपके चक्कर को काउंट करती है और आपके समय को काउंट करती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद रहेंगी, यानी कि कोई आदमी मैनुअल इस चीज़ को नहीं देखने वाला है। और साथ ही बायोमेट्रिक्स भी वहाँ पे लिए जाएंगे ताकि ऐसा नहीं हो कि कहीं आप उसेन बोल्ट को बुला लिए हो दौड़ने के लिए कि आओ भाई कुछ पैसे ले लो और दौड़ लो हमारी जगह पे, क्योंकि हम परीक्षा तो पास कर लिए हैं, पढ़ते तो खूब थे लेकिन फिजिकल हमारा बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था। तो कुछ दूसरे लोगों को बुला लो जो काफ़ी बेहतरीन धावक हों, वो आपके जगह पे दौड़ रहे हैं, तो इस तरह की संभावना वहाँ पे नहीं होगी। यदि किसी का है इच्छा ऐसा करने का तो मैं यही कहूँगा वो ऐसा ना करे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यह कोई लास्ट मौका नहीं है। भविष्य में आपको बहुत सारे मौका मिलेंगे, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो आप मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ सकता है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपको किसी भी प्रकार के भविष्य में परीक्षा में किसी प्रकार के परीक्षा में न बैठने दिया जाए। आगे कहा गया है कि गठित समिति नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करेगी। पहले में ये बोला गया है कि भर्ती बोर्ड द्वारा प्रतिदिन परीक्षण कराए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अवधारण किया जाएगा और उनका विनिश्चय परीक्षण कराए जाने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या एवं विद्यमान दशाओं पर आधारित होगा। यानी कि प्रत्येक दिन का जो परीक्षण होगा उन सभी चीज़ों की जो सूची होगी वो उनके पास मौजूद होगी और सब कुछ बाकायदे वहाँ पे लिखा जाएगा कि ताकि किसी प्रकार का गड़बड़ी ना होने पाए। और दूसरा ये है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल एवं असफल अभ्यर्थियों की सूची दल के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जाएगी। यानी कि जो अभ्यर्थी सफल हो रहे हैं या फिर असफल हो रहे हैं तो उनकी जो सूची होगी तो दल में जितने भी सदस्य होंगे उनके सभी के हस्ताक्षर उसमें मौजूद होंगे, ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी न कर पाए। ऐसा ना हो कि कोई असफल अभ्यर्थी है तो उसे भी सफल वाले सूची में डालकर आप कोई एक व्यक्ति सिग्नेचर कर दे रहा है पैसे लेकर और आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, तो इस प्रकार का कोई चांस वहाँ पे नहीं होगा। तीसरी बात की जाए तो शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम से परीक्षण स्थल पर ही कमेटी सदस्यों द्वारा अभ्यर्थियों को अवगत कराते हुए अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर कराकर स्वयं भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। यानी कि वहाँ पे जो भी आपका परिणाम रहेगा उसके बारे में आप लोग को बता दिया जाएगा और साथ ही आप लोग से हस्ताक्षर भी कराया जाएगा कि आप पास हैं या फेल हैं, उसके बारे में वहाँ पर बाकायदे आप हस्ताक्षर करेंगे। ऊपर चीज़ें लिखी रहेंगी कि आप इसमें पास हैं या फेल हैं, और साथ ही जो वहाँ के जो अधिकारी रहेंगे वो भी उस पर सिग्नेचर करेंगे। फिर यदि चौथी बात की जाए तो बहिर्कक्ष परीक्षण इस प्रकार किए जाएंगे कि परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके और उन्हें बिना किसी हस्तगत मध्यक्षेप के यांत्रिक रूप से अभिलिखित किया जा सके। शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए उच्च दक्षता के उपकरणों का ही प्रयोग किया जाएगा। यानी कि आप लोग का जो भी मापन होगा वहाँ पे सामान्य रूप से वहाँ पे ऐसे उपकरणों को लगाया जाएगा जो खुद ही चीज़ों को कंप्यूटर में दर्ज कर सके। वहाँ पे किसी भी प्रकार के मानवीकृत हस्तक्षेप की संभावना न मौजूद रहे।
हो सकता है कि आपकी हाइट कुछ अधिक हो और वहाँ पे कुछ कम करके लिख दिया जाए, या फिर हो सकता है कि आपने किसी को घूस दे दिया हो, आपकी हाइट 2 सेंटीमीटर कम है, वहाँ पे किसी द्वारा पेन से या फिर टाइपिंग करके लिख दिया जाए कि हाँ भाई इनकी जो हाइट है वह पूरी हो गई है। तो इस प्रकार का व्यवस्था किया जाएगा। अधिकतर उपकरण वहाँ पे ऐसे मौजूद होंगे जो स्वतः ही काम करेंगे, वहाँ पे किसी प्रकार के मानव के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं रहेगी। पांचवा कह रहा है कि अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाएगी कि वे शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु दिए गए दिनांक, स्थान व समय पर उपस्थित हों। नियत दिनांक, स्थान व समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल हो जाने वाले अभ्यर्थियों को दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षा के लिए अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी कि आप लोग को यह बात समझ लेनी चाहिए कि परिस्थिति कैसी भी हो, आप लोगों को शारीरिक दक्षता परीक्षण में शामिल होना ही होगा। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बाद में मेडिकल बनवा लें कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, या फिर किसी प्रकार की समस्या बताकर आप लोग को दोबारा डेट नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग इस बात को सुनिश्चित कर लें और हमेशा ऐसा वातावरण अपने पास आसपास बना कर रखें, ऐसे पॉजिटिविटी अपने पास रखें ताकि किसी प्रकार की समस्या का गुंजाइश ना रहे, और ऐसी समस्या खासकर जिससे कि आप उस परीक्षा में जाने से वंचित रह जाएं। छठी बात यह कह रहा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण के पूर्व अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। बायोमेट्रिक सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों के दोनों हाथों के अंगूठों का पुनः बायोमेट्रिक मशीन से फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। साथ ही दौड़ कराने हेतु गठित कमेटी द्वारा अपने समक्ष अलग से निर्धारित प्रारूप में अभ्यर्थियों के दोनों हाथों की 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट भी लिए जाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे बायोमेट्रिक बहुत सारे होंगे जिसमें सत्यापन किया जाएगा कि आप वही हैं जो आपने जो परीक्षा दिया था, आपने जो लिखित परीक्षा में भाग लिया था या फिर DVPST में आपने भाग लिया था। और बाद के लिए भी वह ये सुनिश्चित करेंगे कि आपको आपकी जो 10 उंगलियों की जो फिंगरप्रिंट है वहाँ पे वो ली जाएगी। आगे वो बताया गया है कि अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षण के प्रथम चरण के अंतर्गत दिनांक 5/5/2022 से दिनांक 7/5/2022 तक शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा रही है। अग्रिम तिथियों की सूची यथाशीघ्र क्रमशः बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वह बोर्ड की वेबसाइट www.uppbpb.gov.in का निरंतर अवलोकन करते रहें। तो यहाँ पे अंतिम में कहा गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना अनुक्रमांक तथा जन्मतिथि अंकित कर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही जानकारी आप लोग को देनी थी दौड़ के संदर्भ में कि आप लोग का दौड़ किस प्रकार से होगा और किस प्रकार से आप लोगों को भी कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। तो आप लोगों को बहुत साहस दे ईश्वर ताकि आप दौड़ पूरी कर सकें। अब चूँकि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो भाई यह एक अच्छा खासा स्तर का एक पेपर हुआ था, ठीक ठाक प्रश्न उसमें आए थे, उसे पास करके आप लोग वहाँ पहुँचे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोग पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं। आप लोग ऐसे अभ्यर्थी नहीं हैं कि केवल जिसका फिजिकल ही मजबूत होता है। तो मैं जानता हूँ कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को दिक्कत होगा दौड़ने में, क्योंकि परीक्षा भी कठिन है और जो दौड़ है वो भी कठिन है, तो समस्या हो जाता है। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो दौड़ने में माहिर होते हैं थोड़ा सा पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी होते हैं तो उनका फिजिकल थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो दोनों का सामंजस्य इसमें चाहिए ही, क्योंकि यह पोस्ट ही ऐसा है कि इसमें दोनों का सामंजस्य होना आवश्यक है। इसमें साहस भी चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कुछ कर गुजरने का अपने शारीरिक स्तर पे, और आप लोग का मानसिक स्तर भी इतना मजबूत होना चाहिए ताकि आप क्राइम को कंट्रोल कर सकें, या विभिन्न प्रकार की जो समाज में क्राइम या फिर ऐसी अव्यवस्था फैले उससे लड़ने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों को, ऐसे अभ्यर्थियों का जिनका सिलेक्शन हुआ है और जो प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी, लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो उन्हें भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, उन्हें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि ये बस एक पड़ाव था जो गुजर गया। यह कोई अंतिम मौका नहीं था कि जो आप लोग को मिला था। बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे, और पुलिस विभाग में जाने के लिए भी बहुत सारे मौके हैं। यह केवल SI के थ्रू या फिर कांस्टेबल के थ्रू भी नहीं जाया जा सकता है। हो सकता है कि आप और बेहतर मेहनत करें, ऐसे अभ्यर्थी
जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो वो अच्छे से मेहनत करें और लगातार प्रयास करते रहें। तो हो सकता है कि वह पीपीएस के थ्रू या फिर आईपीएस के थ्रू डायरेक्ट अधिकारी बन जाएं, ये भी संभावना है। किसी भी संभावना को हम नकार नहीं सकते हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, जिनका भी दौड़ है हिम्मत से दौड़िए। सबसे ज़रूरी चीज़ है इस समय कि अपने मानसिक स्थिति को मजबूत बनाए रखिए ताकि आपका शारीरिक स्थिति भी मजबूत रह सके, क्योंकि जब मन तंदुरुस्त रहेगा तो तन भी ऑटोमेटिक तंदुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सामंजस्य इसी तरह का होता है। मन से तन बनता है और तन से मन। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और चीज़ें समझ में भी आई होगी। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।